बताओ डाउट बताओ। कहाँ है डाउट आपके ग्रुप में? अच्छा, तो आपने क्या सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं? सब सीयूटी के पीवाई क्यू है ना? यस सर, वो डाउट अच्छा, तो ये डाउट क्या कलर वाले डाउट है अभी? यस सर, सर कलर वाला उसके ऊपर वाला भी जो मीन वाला है, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल पैटर्न में। इसमें क्या डाउट है? x1 x2 आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल, ये क्यों डाउट है आपको? बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आता क्या आपको? ये तो सिंपल है, एक्सपोनेंशियल थीटा 1। सर थीटा 2 वाला नहीं, वो मीन 10 एंड 5 वाला। कौन से वाला? एक्स एंड वाई उससे ऊपर 65 नंबर। एक तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन, आप जब भेजते हो आपको स्क्रीनशॉट लेके वही क्वेश्चन भेजना चाहिए जो वो है। X and Y are independent exponential random variable with respective means 10 and 5. The mean of minimum X and Y, X comma Y is. एक मिनट। जैसे आप सिर्फ वही क्वेश्चन भेजो ना फोटो के, जिससे जो डाउट है, इसमें पता नहीं चलता कहाँ ढूंढना है, ये चीज है क्रॉप करके। Yes sir. सिर्फ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म 0 1। then probability that x minus y mod is more than half, ये ना? सर वो कलर वो वाला बता दीजिए, ये तो नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा पूछ रहे हो आप। कलर वाला, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर भी तो लिखा, आप क्वेश्चन नंबर बताओ ना। 67 कलर वाला है ना। y1 y क्या दे रखा है? y1 y2 और IID। सब क्या दिक्कत है? ये तो आसान क्वेश्चन है इसमें। So probability y1 plus y2 minus 1 less than equal to 1/3, यही ना? is lower bound of। इसमें क्या डाउट है बताइए मुझे, आपने ट्राई किया इसको? क्या डाउट है इसमें? 45 नेम, इसको मान लो मैं t नाम दे दिया फॉर एग्जांपल, तो t माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1/3। तो चेबीशेव सेफ्स इनइक्वालिटी के हिसाब से क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? मान लो y1 प्लस y2 का नाम t रख दिया मैंने, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? तो 1 minus sigma square by यहाँ पे क्या साइन आएगा? अब बताओ, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? अब इसके लिए मुझे क्या जरूरत है? the variance of हाँ, t क्या, किसका नाम दिया t मैंने? अब क्या y1 प्लस y2 का वेरिएंस निकाल सकते हो? yes sir. फिर क्या डाउट है? तो डाउट क्या है इसमें फिर? y1 y2 तो IID है, इंडिपेंडेंट है। को यहाँ बताओ ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? अगर आपसे पूछूं मैं यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कौन सा, किसका पीडीएफ है? बीटा फर्स्ट काइंड 2,2 हो जाएगा। ये 6 क्यों है यहाँ पे, चेक कर लेना। तो बीटा फर्स्ट काइंड में 2,2 होगा। अब बताओ बीटा फर्स्ट काइंड में
वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो हो जाएगा यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, फिर आई थिंक आता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, है ना? तो ये 16 हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आई थिंक ये 5 हो जाएगा। फॉर्मूला एक बार चेक करना क्या है ना? तो ये आप ट्राई क्यों नहीं करते? इसमें क्या नया था? वो सोचना था क्या कर सकते थे हम। तो आप टी का मीन निकाल के देख लो। ये टी का मीन निकाल, अरे ये फॉर्म में है ना, ये इस फॉर्म में एक्चुअली ये है टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी मॉड लेस देन इक्वल टू के। तो ये फॉर्मूला होता है ना, मोर देन इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस ऑफ टी अपॉन के स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है। ये हो जाएगा ना? यस सर। यहाँ सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर बताइए अब। हाँ 73। x इज यूनिफॉर्म 010, y इज यूनिफॉर्म 020। इसे तो आसान क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर पा रहे आप ये सब क्वेश्चन? क्या आपने ट्राई किया इसको, या ऐसे ही डाउट क्लास का मतलब एडवांटेज ले रहे हो आप, ऐसे ही पूछ रहे हो? सर इसमें प्रोबेबिलिटी पता नहीं निकालना ही नहीं आ रहा है। तो आपने ट्राई किया इसमें? कैसे निकालते हैं? कोई अगर मुझे किसी रीजन में प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करना होता है उसमें? सर पहले ग्राफ बनाते हैं। हाँ तो ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाया आपने? यस सर। कैसा ग्राफ होगा इसका? तब कैसे करेंगे? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये कहने तो बहुत आसान क्वेश्चंस ये सब है, इसमें तो डाउट नहीं होने चाहिए। तो एटलीस्ट एग्जाम टाइम पे क्या इसमें नया है? आप एक ग्राफ बनाओगे, क्या होगा? x की वैल्यू 0 से 10 में है, चलो 10 ले लो। y की वैल्यू 0 से 20 है, 20 ले लो। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब इसका ग्राफ, इसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे आप? इसका ग्राफ बना लो। x प्लस वाई लेस देन 20 का ग्राफ कैसा होगा? तो पहले आप ग्राफ बनाते हो किसका? x प्लस वाई इक्वल टू 20 का, ठीक करेंगे ना? तो बनाइए ग्राफ। ये सब तो आप लोगों को आना चाहिए, ये सब इतना जीरो लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये सब तो आने चाहिए। इसमें क्या है? लेस देन, ये सैंपल स्पेस है, और इवेंट क्या है हमारा? ये इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालते हैं ना, ये है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूज करता है, इसको आप लिखना चाहो, दोनों इंडिपेंडेंट भी लिखा होगा कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। सो एफ ऑफ एक्स वाई जो जॉइंट है एक्चुअली 1/10 इंटू 1/20 होगा, जहाँ x की वैल्यू 0 से 10, y की वैल्यू 0 से 20। एनीवे जरूरत नहीं है, तो लेस देन x प्लस वाई लेस देन 20 है। बताओ कौन सा रीजन होगा, अपर हाफ या लोअर हाफ? लोअर हाफ। सो इस रीजन पे हमें इस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, और ऐसे भी यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म डायरेक्टली एरिया भी यूज कर सकते हैं। तो हम इतना करने के बजाय हम सीधा से लिख सकते हैं एरिया ऑफ दिस रीजन, ये जो x प्लस वाई लेस देन 20 है उसका एरिया अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब सैंपल स्पेस का एरिया। सो बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 200। सो रेक्टेंगल का एरिया है 200, और इसका एरिया कितना है? निकाल पाएंगे इसका एरिया? स्क्वायर तो फिर ट्रायंगल। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, या वो है, ये भी कर सकते हैं। तो ये कहाँ कट रहा है? सो दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो यहाँ क्या हो रहा है? x की वैल्यू 10 है, तो ये 10,10 पॉइंट है ना? x 10 होगा तो y भी 10 होगा, क्योंकि 10 प्लस 10 20। तो ये यहाँ पे 10 है एक नंबर। अब इसका एरिया हो गया 100, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? ये भी 10 है, ये भी 10 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 50। या उल्टा कर सकते थे, इसका एरिया निकाल देते, बात वही है। सो 150 अपॉन 200, सो 15 अपॉन 20। ये सब तो आना चाहिए। दूसरा तरीका था मैं डबल इंटीग्रेशन करता। सेकेंड ऑप्शन क्या था कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं डबल इंटीग्रेशन करूंगा इसके पीडीएफ का। सो 1/200 dy dx, और इस रीजन पे मैं इंटीग्रेट करूंगा। सो y का 0 से 20 माइनस x,
और x की वैल्यू 0 से 10। तो ये दूसरा ऑप्शन था हमारे पास कि मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं। ये तो बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन, मेरा ये कहना है कि कोई भी आप बुक उठाएंगे तो ये तो इनिशियली ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व होता है। प्रसन्ना साहू वाली बुक उठा लो, कोई भी आसान सा बुक उठा लो आप, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। समझ आ गई। नेक्स्ट बताइए। सर भेजा है ग्रुप में। ठीक है, इसी में 60 नहीं है। हाँ 63 में क्या है, क्या बोला है? 67। 7। अच्छा ये सुना नहीं देता ठीक से मुझे। तो x एंड y आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल, क्या लिखा हुआ है? Means with respective means 10 and 5. ex 10 है, ey 5 है, दोनों एक्सपोनेंशियल है। क्या पूछा है? Mean of min x, y is. तो ये जो x है एक्सपोनेंशियल, मान लो लैम्डा 1 है रेट, तो ये 1/10 होगा। y इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2, रेट है 1/5। पूछा क्या है? मैक्सिमम कि मिनिमम? मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये तो थ्योरम होता है कि मिनिमम ऑफ x, y हैज, अभी सब थ्योरम आपको याद होना चाहिए एग्जाम पे। क्या होता है कोई बताओ? एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1 एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेट, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मिनिमम x y का? क्योंकि ये सब अगर याद नहीं होगा दूसरे तरीके से वो टाइम लगेगा, अगर याद है तो शॉर्ट में हो जाएगा, ये चीज है। इसको भी याद है कि नहीं? If x is exponential lambda 1, y is exponential lambda 2, then a minimum of x y follows what? And both are independent. So इसका मीन होता है 1 lambda 1 plus 1 lambda 2. नहीं वो आप मीन उसके लिए बता रहे हैं, मैं मीन के लिए बता रहा हूँ। हाँ वो मीन के लिए, मैं रेट बोल रहा हूँ लैम्डा 1, तो ये सीधा आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। हाँ मतलब आप सही हो, 1/10 प्लस 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ चूंकि मैं लैम्डा 1 को ही 1/10 बोला हुआ है इसीलिए। सो लैम्डा यहाँ रेट है, मैं ये बोल रहा हूँ लैम्डा इज रेट, मीन 1/लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज है। सो दिस इज अ फॉर्मूला, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल, रेट है इसका 1/10 प्लस 1/5, दिस इज रेट। मीन और रेट में डिफरेंस और रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ x, y, तो 1 दिस क्वांटिटी, मतलब ये लैम्डा है मान लो, तो ये दिस इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा रेट से, तो ये है एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो मीन जो होता है वो 1/लैम्डा होता है ना। अगर रेट लैम्डा है तो मीन 1/लैम्डा, ये निकालिए क्या आएगा। सो आंसर इज दिस क्वांटिटी। तो जस्ट थ्योरम है इस तो। सर अगर मैक्सिमम होता था, अगर मैक्सिमम ऑफ x कम हुआ है, अब मैक्सिमम को डायरेक्ट थ्योरम नहीं है तो उसके लिए डिराइव करना पड़ेगा हमें, ये चीज है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा अलग से, उसका कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है। मिनिमम वाले का स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल ही आ जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। yes. चलो भाई देखिए शुभम, हाँ क्या डाउट है बताओ इसमें 1/1। यस अब दूसरा मुझे कंसर्न यहाँ ये कि आप ये सारे क्वेश्चन दोबारा ट्राई तो किए नहीं, एक बार टेस्ट दिए होंगे, नहीं हुआ छोड़ दिए, इसी को दोबारा ट्राई करते तुम तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते, या कोशिश करो समाउ सीखने का। अभी बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से आप जब भी डाउट पूछो तो उससे पहले एक बार सॉल्व करके आओ। टेस्ट में सॉल्व किया ही, उसके बाद एक बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो गलत हुए हैं, और उस दौरान आप बुक्स का हेल्प ले सकते हो, ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, क्योंकि समाउ सीखना ही है, और जब आप नहीं कहीं से हो पाए देन आप मुझसे पूछ सकते हो, ये चीज है। अब ये क्या है? सर प्रोग्राम पता है तो अप्लाई नहीं हो पाता है, वही दिक्कत है। नहीं तो वो तो करना पड़ेगा ना, एग्जाम में भी नहीं होगा फिर, ये दिक्कत है। जो अप्लाई कर पाएगा उसके मार्क्स आएंगे। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस। अब बताइए मुझे एक चीज मैंने कितने दिनों से बोला था कि जो चैप्टर 9 है
क्लास 12th के एनसीईआरटी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या आपने ये सॉल्व किया है? ऑनेस्टली बताओ। मैंने कहा था आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के सीयूटी में 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन एग्जैक्टली इस बुक से होगा आपका, और जो अब तक आए उसके बेस से बता रहा हूँ, जो पिछले साल भी आए हैं। लेकिन मैं तब भी जब पढ़ाया तब भी बताया, कल भी बताया, आज ही बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को करना ही नहीं है। और ये क्वेश्चन उसी क्लास 12th के एनसीईआरटी का है। तो थोड़े से टाइम निकाल के 2-4 घंटे निकाल के एक बार कर जाओ, क्लास 12th में पढ़ाई होगा, बस एक बार रिवाइज करना है, उसको ठीक से एग्जाम्पल देख देख के सॉल्व कर लो, समझ आ जाएगा क्या करते हैं। नहीं समझ आया मेरे से डिस्कस करो। अब ये सब एफर्ट्स कौन करेगा? अब फिर मैं पढ़ा भी तो उससे क्या ही होगा, खुद से एफर्ट्स जो बच्चा जितना ज्यादा करेगा उसे उतने नंबर आएंगे। जरूरी थोड़ी टीचर पढ़ाएगा तभी आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना टीचर पढ़ाए ही अच्छा रैंक लाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ना एट द एंड खुद ही है। टीचर पढ़ा दिया तब भी पढ़ना खुद ही है, क्योंकि नहीं पढ़ोगे दिमाग से चला जाएगा थोड़ी देर में ये चीजें। तो अब जाके इसको कंप्लीट करो। इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आई थिंक 9.3 साइज है इसमें, जिसका ये क्वेश्चन है। तो आप वहां सीखोगे क्या, 12th तो पास किया होगा ना सबने आप लोगों ने। तो ये जब सीयूईटी का सिलेबस में है ये चैप्टर, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा इसमें कवर्ड है। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से हो जाएगा। तो एक बार जाके देखना है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही, बताओ। मैंने तभी कहा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पढ़ाए 2-3 क्लास में, तभी कहा था कि जाके एक बार 9th चैप्टर क्लास 12th के एनसीईआरटी में पढ़ लो जाके। अब एग्जाम में जब छूट जाएगा, जब आओ एग्जाम में करके आओगे, अरे ये तो 12th में था, अरे मैं तो किया ही नहीं, दूसरा बताया कि 12th क्लास में था, फिर आप कहोगे अरे मैं छोड़ दिए। क्यों इतना ही, इतना भी 4-5 दिन बैठ के कर लो, तो बाद में पछताओगे फिर। देखो मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है वहां पे। The differential equation of a system of circle touching y-axis at origin. Touching y-axis at origin. तो y-axis को टच कर रहा है origin पे। ये सिस्टम ऑफ सर्कल्स हैं। देखो यार क्लास 12 में भी सॉल्व क्वेश्चन है। सो ये सिस्टम का मतलब है ग्रुप ऑफ सर्कल। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी पढ़ा था आपने, ग्रुप ऑफ इक्वेशंस, फैमिली ऑफ इक्वेशंस या सेट ऑफ इक्वेशंस। तो ये क्या लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ सर्कल्स मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स मतलब सेट ऑफ सर्कल्स, ये चीज है। तो इस तरह के सर्कल्स हैं। अब आपको क्या करना है इसमें सिंपली आपको बताना है इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बताओ, मान लो रेडियस r है सर्कल का, तो सबसे छोटे वाले सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r, 0 और रेडियस तो r है ही। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्कल की, नहीं x मान ये हो गया। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तब भी रिक्वेस्ट किया है कि जाके 12th क्लास का एक बार, पता है ईगो तुम लोग क्या, कुछ लोगों का ईगो होता है, अरे हम तो बीएससी पढ़ ले, कैसे 12th क्लास की बुक पढ़े। तो यही बच्चे जिनका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। सर इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो शायद गलत है। हाँ वो हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आप इतना कॉन्फिडेंट तो रहो कि हाँ आपको आता है पहली चीज, और आपने जो किया वो सही है। तो कॉन्फिडेंट कब फील करोगे आप, जब आपने टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, देन आप कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर आप कह रहे हो तो आपने पढ़ा होगा, ये चीज है। अब इसमें कितने वेरिएबल, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। r इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर की। तो मुझे एक बार डिफरेंशिएट करके r को रिमूव कर देना है। तो देखो कैसे रिमूव कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन 1 है। अब एक बार डिफरेंशिएट करने हैं, उसमें से r को रिमूव कर देना, दैट विल बी द आंसर। सो सिस्टम ऑफ मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, ये सॉल्यूशन है। अब मुझे इस सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने हैं, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा x² प्लस r² माइनस 2xr प्लस y² इज r²। इसी को लिख रहा हूं मैं अभी। तो यहां से ये r² कट जाएगा। सो यहां से आ गया x² प्लस y² मैं इक्वल टू इधर भेज देता हूं 2rx। अब एक काम कर सकते हो, इसको इधर भेज दो। मतलब बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वो सॉल्व करोगे तब तुम्हें समझ आएगा क्या यूज करना बेटर है। जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्विकली समझ आएगा क्या मुझे करना चाहिए यहाँ पे।
यहाँ तो क्लास में 2-4 क्वेश्चन ही करूँ ना, घर पे आपको 40-50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सो इसको डिवाइड कर दो 2x से ही, या x से डिवाइड कर दो, तो x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x बराबर 2r। तो मैंने ऐसा क्या किया, उसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है उसको ऐसा लिख दिया, ऐसा इसलिए लिखा, और राइट साइड में 2r आ गया। अब मुझे एक बार ही डिफरेंशिएट करना है इसको, क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इससे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। सो वी जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट वंस ओनली। अब एक बार डिफरेंशिएट करो और हटाओ r को, डिफरेंशिएट करके r हट नहीं जाएगा। ये पहली इक्वेशन डिफरेंशिएट कर दो, x का डेरिवेटिव 1। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में किसको, y स्क्वायर बाई x को, कोसेंट रूल लगाएंगे यहाँ पे, इक्वल टू 0 हो गया। अब डिफरेंशिएट कर लो, और किसी भी तरीके से करोगे तो आंसर यही सेम ही रहेगा। सो 1 प्लस, अब कोसेंट रूल लगाओ, तो यहाँ x स्क्वायर, u का डेरिवेटिव तो 2y dy by dx माइनस, अच्छा v एज इट इज ना, सो u का डेरिवेटिव v एज इट इज, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, सो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x स्क्वायर प्लस 2xy dy by dx माइनस y स्क्वायर इज 0। चेक करो, ये कोई ऑप्शन है, इसको ठीक से लिख लो चाहो तो, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy dy by dx is 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे प्लस माइनस का लोचा किया है ना, ओके ये है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो उसको है ना मैसेज कर दो, मैम को करेक्ट कर देंगे कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन 9.3 एक्सरसाइज है क्लास 12 के एनसीईआरटी में, गूगल करो क्लास 12 एनसीईआरटी पीडीएफ आ जाए, एक बार पढ़ लो पूरा पहले पेज लास्ट पेज तक का, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारी चीजें समझ आ जाएगी जो तुम भूल गए होगे। ऑलरेडी 12th में सबने पढ़ा हुआ, 11th-12th में डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार याद आ जाएगा, फिर उसी में बेस्ड कई सारे क्वेश्चन वहां आए हैं ऑलरेडी। क्लास 11-12 वाले 3-4 क्वेश्चन तो वही होते हैं जनरली जो आए हैं पिछले साल से बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा में क्या है कि जो सेट है, ये लिमिट पॉइंट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको तुम छोड़ सकते हो, लिमिट पॉइंट नहीं पूछेगा। लिमिट पॉइंट हालांकि होता क्या है कि वो नंबर जो उस, एक होता है लिमिट, एक होता है लिमिट पॉइंट। तो लिमिट क्या होता है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सीक्वेंस की वैल्यू आएगी, और लिमिट पॉइंट क्या होता है कि जैसे सब सीक्वेंसेस की जो लिमिट्स हैं उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। ये समझ सकते हो कि जो सब सीक्वेंसेस हैं उसकी जो लिमिट्स हैं वो लिमिट पॉइंट्स हैं। फिर जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट होता है उसको लिमिट सुपीरियर बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है उसको लिमिट इंफीरियर बोलते हैं। तो ये चीज है सर। बाउंडेड और मोनोटोन रहेगा तो सारे सब सीक्वेंस का सेम लिमिट पॉइंट हो जाएगा। बाउंडेड और मोनोटोन रहेगा, हाँ, तो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट होगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हाँ, मतलब ऐसा अगर सिर्फ इंक्रीजिंग है सारे सब एक जगह जाएंगे। तो यहाँ तो इस तरह बोला है कि m प्लस एन अपॉन एम एन, तो इसको ब्रेक करोगे तो 1/m प्लस 1/n है। तो इस तरह से सो 1/m प्लस 1/n, तो m को फिक्स कर दो तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ना। तो यहाँ ये बोल रहा है कि ये ऐसा हो गया, इसको लिखोगे 1/m प्लस 1/n। सो अभी तुम ऐसा इमेजिन करो n नेचुरल नंबर है, सो ये एक सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल इसको an बोल दो, फॉर एग्जांपल कि ये तुम्हारा an है, सीक्वेंस an इज दिस। तो यहाँ क्या होगा, ये n टेस्ट इन्फिनिटी में 1/n हो जाएगी। तो इस तरह के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट आ जाएंगे। तो इस तरह के नंबर्स लिमिट पॉइंट हो जाएंगे 1, 1/2। ये सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं जो कि काउंटेबली मेनी है। ये पूछना चाह रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि v be the region bounded by। अब ये तुम खुद से करोगे दूसरी बार आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तुम्हें गलत हुआ, मतलब कैलकुलेशन कई बार गलत हो जाता है, दोबारा करोगे सही हो जाएगा। क्या है इसमें कि x बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 0, z बराबर 0, y प्लस z बराबर 1। तो क्या आएगा, लेकिन सबसे पहले लिमिट किसका लेना आसान है, तो पहले y प्लस z बराबर 1 है ना, और x तो फ्री है yz से, तो x का ही पहले लिमिट ले लो। x का लिमिट क्या है 0 से 2, क्योंकि x का बाकी के साथ प्रॉब्लम भी नहीं है, तो 0 से 2 रख लो x।
और बाकी रहने दो अभी। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे तो डबल इंटीग्रेशन में आ जाएगा 2y dy dz, ये है। अभी मैंने बस x की लिमिट रखी है 0 से 2। अब बचा तुम्हारे पास y बराबर 0, z बराबर 0 और y प्लस z बराबर 1। तो ये ऐसा हो गया, मान लो ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y बराबर 0, z बराबर 0, ये रीजन है। अब क्या इस पे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्या है कि a random sample of 500 apples was taken from a large consignment and were found to be bad. 60 were found to be bad. तो 500 में 60 bad थे। The 98% confidence limit of the percentage of bad apples in the consignment are okay, तो ये कहीं ना कहीं मुझे कह रहा है कॉन्फिडेंस लेवल निकालने का। ये आ जाएगा अल्फा 0.02। तो यस तो यहाँ क्या करना है अब हमें, confidence limit of the percentage of bad apples in the consignment are। सर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज होगा, अभी क्या करेंगे? सो एक तो n की वैल्यू 500 समझ आ रही है ना, और मुझे ऐसा लग रहा है z वैल्यू की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस तरह से कुछ करना पड़ेगा कि x बार प्लस माइनस क्या होता है, समथिंग होगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो नॉर्मल के लिए सिग्मा बाय रूट n। हाँ, लेकिन उससे क्या, उससे सॉल्व होगा z अल्फा बाई 2 हो जाएगा फिर उसके लिए। लेकिन इसने बोला का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है उससे होगा शायद। अच्छा, प्रोपोर्शन से होगा। क्योंकि z है तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा रेशियो में। तो बाइनोमियल का क्या आएगा यहाँ पे, प्रोपोर्शन कितना है 60/500। तो x by n, हाँ 60/500। तो ये क्या p की वैल्यू आएगी, क्या बनता है यहाँ पे बाइनोमियल कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या लिखोगे, p कैप प्लस माइनस रूट n प्लस माइनस रूट n बाई p into 1 minus p ऐसा है। चेक करो भाई, चेक करो, फॉर्मूला आई थिंक इससे कर सकते हो। नहीं सर, रूट ऑफ ये रूट ऑफ pq by n रूट ऑफ pq by n दिस। सर अच्छा, pq into 1 minus p p into 1 minus p, into z alpha by 2। अच्छा पी क्यू, ओ सॉरी पी क्यू बाई पी इंटू 1 माइनस में ना, पी इंटू क्यू अपॉन दिस। सो ये अगर यूज करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से यूज कर लो। तो पी कैप की वैल्यू अप्रॉक्स ये आ गई ना 6/50, सो 3/25। तो ये यूज कर लो पी के जगह पे। कैसे आंसर आएगा चेक करो भाई, इससे 3/25 की अप्रॉक्स वैल्यू देख लो क्या है, और यहाँ पुट कर लो वैल्यू p की जगह पे। और z का ये जो दे रखा है आपको 2.23 यूज करना है z के लिए। ये बोला z at 98%, दिस इज 2.33। तो किसका है, z अल्फा है, z अल्फा बाई 2 है यहाँ पे। सर 2.33 यूज करेंगे तो ही आंसर आएगा सर। मतलब सुटेबल वैल्यूज देगा तो उसके हिसाब से आंसर बनेगा। सो मतलब ये मुझे लग रहा है z 0.01 दे रहा है, टू साइडेड के लिए ये आपको 2.33 दे रहा है फिर।
मतलब वही जेड अल्फा बाई 2 होगा फिर, मतलब ये वैल्यू दे रहा है ऐसा कुछ, चेक करना पड़ेगा। तो पुट करो भाई, यहाँ सब कुछ पता ही है, p की वैल्यू 3/15, n की वैल्यू 500 और ये डेटा है, तो ये फॉर्मूला जस्ट यूज करो बाइनोमियल के लिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का है, प्रोपोर्शन का। सर बाइनोमियल का पूछता है क्या? जनरली तो एग्जाम में इसका तो आया नहीं है ना, इसमें जनरली जो आते हैं वो नॉर्मल नंबर का ही आता है, लेकिन लोग बनाते हैं तो इस तरह मॉक टेस्ट में डाल दिया है ये चीज़ है। बट फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो, ये अगर आया तो ऐसे आना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें क्या दिक्कत है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में दिक्कत नहीं आना चाहिए, बताओ, तुमने दोबारा ट्राई नहीं किए, अब आइगन वैल्यू निकालना आता होगा ना? सर आइगन वैल्यू एक 1 और एक 4 आना था मेरे को। फिर आइगन वेक्टर निकालना आता है? बताओ। सो ऐसे नंबर जिसका सम 5 हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बताओ आइगन वेक्टर कैसे निकालते हो? वो नहीं आता। तो ये पूरा तुमने लिनियर अलजेब्रा पढ़ लिया जैम गुदान, तब भी इसी का आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो अजीब है यार, ये तो आना चाहिए ना, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन सफिशिएंट आपने नहीं किए हैं, वरना कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है आइगन वेक्टर निकालना, ये क्यों नहीं आता? या तो किसी बुक में उठा लोगे तो बेसिक इनिशियली जब आइगन वेक्टर पढ़ाता है तो निकालना सिखाता है ना, ये तो आना चाहिए। इसको सॉल्व करो इस सिस्टम को। सो a माइनस लैम्डा 1 जैसे 1 है तो a माइनस आई हो जाएगा, ये लैम्डा 1 आई होगा, और इनटू v1 वेक्टर है इज इक्वल टू 0, तो v1 आइगन वेक्टर आ जाएगी 1 के करस्पॉन्डिंग। सेम चीज है, दूसरा करना है, ये एक यहां से जो v1 की वैल्यू आएगी दैट इज द आइगन value of eigenvector of A corresponding to lambda 1 and A minus 4i v2 is equal to 0, तो यहाँ से v2 आ जाएगा सेम लॉजिक से। सभी तो आ जाना चाहिए सॉल्व करने। देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ सर ये प्रोसेस है ना वेक्टर निकालने। हाँ हाँ बिल्कुल, तो उसको सॉल्व करके देखो ना क्या आएगा, या यहाँ पे ऑप्शन से भी डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे मैं अगर ऑप्शन से चेक करके दिखाऊं तो मैं डायरेक्टली देखो, तो ये डेफिनेशन होता है कि v1 वेक्टर ऐसा हो जाए, तो मैं सीधा क्या करता हूँ, मान लो सी ऑप्शन है, सो a को v1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो a मेरे पास है 2 2 1 3, v1 मेरे पास है 2 माइनस 1, ऐसा रखेंगे कॉलम में, वैल्यू ऐसे दिया हुआ है क्योंकि प्रोडक्ट तो डिफाइन होने चाहिए ना। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 2 सॉरी 4 माइनस 2 ना, हाँ, और 2 माइनस 3 माइनस 1, चेक कर लो। सो चेक करो ध्यान से, ए भी बराबर ये v के इक्वल आ गया, तो कितना टाइम्स v आया, 1 टाइम v ना। a v1 बराबर लैम्डा 1 v1, तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, लैम्डा 1 की जगह 1 है, v1 की जगह ये है। सो जब भी a v1 बराबर लैम्डा 1 v1 हो जाए तो लैम्डा 1 इज आइगन वैल्यू एंड v1 इज आइगन वेक्टर। सेम चीज अब AV2 को करके देख लो। सो AV2, सो A हमारे पास ये है 2 2 1 3, V2 मुझे दे रखा है 1 1, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, उससे भी आते हैं, यहाँ से ऑप्शन से चेक कर रहे हैं हम। तो 2 + 2 4, 1 + 3 4, अब देखना इसका कितना मल्टीपल आया, AB बराबर लैम्डा V, तो क्या कॉमन लोगे तो ये 1 1 बन जाएगा। तो देखो AB बराबर 4v या AV2 बराबर 4v2, सो AV2 इज इक्वल टू 4v2, इसका क्या मतलब है कि 4 इज द आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर v2 है। ये सब तो आना चाहिए ना, इसका मतलब आप एग्जाम में ठीक से क्वेश्चंस नहीं किए इन टॉपिक्स के। क्योंकि जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लोग बनाते हैं, लोग यही पर कोशिश करते हैं कि हर टॉपिक को टच करें, जब कोई टेस्ट बना रहा है या असाइनमेंट बना रहा है तो कोशिश यही करता है।
इन द यूजुअल नोटेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कंसीडर, ये सब नहीं आएगा, इसको छोड़ दो, ये इतना डिजाइन फ्रेमवर्क का ये सब टॉपिक नहीं आएगा, इसी वहाँ पे बेसिक्स जो आ रहे हैं डेफिनेशन बेस या अनवर टेबल पे आ रहे हैं, उतना ही करना, बाकी नहीं करना। ये बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग अ वीक इज अ रैंडम वेरिएबल विद मीन 100 वेरिएंस 400, तो ये सब तो डाउट नहीं है, कल ही सॉल्व किया मैं, तुम रेगुलर क्लास में अटेंड नहीं करते हो, कल क्लास में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्या पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है द विक्स प्रोडक्शन विल बी एटलीस्ट 130, एटलीस्ट 130, मीन कितना है 100, सो x माइनस 100 मोर देन इक्वल टू 30, चूंकि ये 30 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव नंबर है, अभी पूछ रहा है लेस देन इक्वल टू क्या होगा, सिंपल चेबिशेव इनइक्वालिटी तो पता ही होगा, लगाओ इसमें, तो बस हो गया, चेबिशेव लगाओगे आंसर आ जाएगा। तो ट्राई करो, सीखोगे ना, एग्जाम में जैसे फंसोगे वैसे ही फंसोगे, मतलब ट्राई सीखोगे जब तब जाके, तो करना क्या है देखो। सो इन सब क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जितने डाउट तुमने भी भेजे हैं ना वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी क्लास के बाद इन सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखो कि क्या तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो अब एटलीस्ट डाउट बताने के बाद, और अभी नहीं कर पा रहे हो तो सीखो फिर क्या डाउट है, मतलब क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली, उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करो कि उस मतलब उस जो भी जहाँ भी इशू है उसको सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट नहीं पता, डेफिनेशन नहीं पता, थ्योरम नहीं पता, पढ़ो उसको, सीखो, ये चीजें हैं। तो एटलीस्ट डाउट बताने का मतलब उसके बाद एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए, ये है। नेक्स्ट क्या है देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है बाइनोमियल का एमडीएफ है और एक पॉइजन का, तो इसमें क्या दिक्कत है, बाइनोमियल क्या है इसमें, q प्लस p की पावर t की पावर n 3,1/4 और x2 है पॉइसन 2। अब पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 बराबर 0। अब सोचो यहाँ x1 का सपोर्ट क्या क्या होता है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x1 हियर, 0 1 2, क्या 3 नहीं होगा, 3 भी होगा ना, 0 to n, हाँ और यहाँ पे अब बताओ ऐसे x1 की ऐसी क्या वैल्यू और x2 की ऐसी क्या वैल्यू जो यहाँ पे सुटेबल होगी, तो दोनों ही 0 लेना पड़ेगा जी तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है, और इंडिपेंडेंट भी लिखा हुआ है वहां पे, तुम ट्राई करोगे टेस्ट के बाद तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, थोड़ा सोचना है कि ऐसा क्या हो रहा है, तो क्या है नया है जो आपको नहीं आता, सब आता है। x बराबर 0, इसको हटा दो, क्या है यही आ जाएगा, x बराबर 0, फिर ये 1 ही हो गया। बताओ ये देखो ऑप्शन में है कि नहीं, सिंपलीफाई करो इसको। अच्छा वहां इसने एक इशू क्या किया है, बीच में प्लस का साइन होगा ना, 27/64 प्लस e की पावर -2 है ना, एक मिनट मैंने गलत किया है, ये उसमें सही है, तो इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई, हाँ वो मैंने गलती यहाँ की है, क्योंकि यहाँ तो प्रोडक्ट ही है ना, क्योंकि यहाँ पे होगा x बराबर 0 एंड x1 बराबर 0 एंड x2 बराबर इंटरसेक्शन है, तो इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट होगा, तो क्वेश्चन सही है, वहाँ पे आंसर सही है, मैंने यहाँ गलत लिखा है। दिस इज आंसर, इसमें कुछ नया थोड़ी था, क्या ऐसा खास, ये भी मैंने कल सॉल्व किया, कल का रिकॉर्डिंग देखो आसान है, ये C1 प्लस C2x वाला सिंपल है, ये भी क्लास 12 का एनसीईआरटी में सॉल्व क्वेश्चन है, ये कल हमने वीडियो, कल का लेक्चर देख सकते हो आप, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करके 2 बार डिफरेंशिएट करके इसका इक्वल ले आना है, या किसी को बोलना बच जाएगा, कल सॉल्व कराया था हमने C1। दूसरा ये कह रहा है कि फॉर द नॉर्मल कर्व द क्वांटाइल डेविएशन वर्सेस मीन डेविएशन, ये डायरेक्ट रिजल्ट है 10 12 15 का, ये गुप्ता कपूर में डायरेक्ट रिजल्ट है, वरना प्रूफ करना पड़ेगा, तो थ्योरम है मतलब कि नॉर्मल कर्व के लिए ये रिलेशन आता है, तो प्रूफ करोगे तो टाइम लगेगा, थोड़ा याद रख सकते हो, तो गुप्ता कपूर में रिजल्ट है डायरेक्टली,
डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है सर। और अगला जो है EX दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, यहाँ भी लगाना है तुम्हें चेबीशेव इनइक्वालिटी। लगा लोगे चेबीशेव, ट्राई क्यों नहीं करते, ट्राई करो हो जाएगा ये। अगला क्या है, ठीक है क्वेश्चन ना, मीन 5 है वेरिएंस 10 है, सॉरी वेरिएंस 15 है, तो x मीन घटाओ इसमें। मीन कितना है 5 है ना, तो कितना होगा, अब बताओ चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या कहती है, नहीं ध्यान, हाँ सर ये के क्योंकि ध्यान रखना होता है यहाँ अगर लेस देन या मोर देन होगा तो मोर देन में ये होता है, यहाँ जब मोर देन होगा तो यहाँ लेस देन वेरिएंस अपन 5 पर हो गया। क्या है देखो सब दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये सब थोड़ी नहीं होने लायक। मान लो टेस्ट के दौरान गलत हो गया तो ऐसा इसलिए हो क्योंकि आपके दिमाग में नहीं आया कि चेबीशेव यूज हो सकता है, टेस्ट के बाद सॉल्व करके देख लो तब शायद आ जाए दिमाग में, नहीं तो फिर पूछो। सो क्या ही खास है इसमें, अब यही है जो जिस बच्चे का टेस्ट के दौरान दिमाग में आएगा एग्जाम के दौरान उसी के मार्क्स आएंगे, वरना घर पे तो सबको आता है ज्यादातर चीजें, लेकिन एग्जाम में जिसको आएगा उसके मार्क्स आएंगे। तो ये आपको देखना है कि एग्जाम के दौरान हम ठीक कर पाए। हाँ सर हो जाएगा। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है कहाँ गया, तो नहीं कहाँ थे आपका बहुत सारे क्वेश्चन ना, तो हम लोग यहाँ पे थे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, फिर नॉर्मल कर्व, फिर ये हो गया। अगला क्या है एक्स वी एक्स, इसका सॉल्व किया किसी ने, मैं सॉल्व करूँ कई बार डाउट आ गया सर, कल ही हिंट दिया था मैंने। इसमें क्या है मतलब एक्चुअली देखो मैं चाहता हूँ कोई बच्चा डाउट पूछे तो मुझसे ये पूछे कि मैंने ऐसे ट्राई किया और ऐसे नहीं हुआ कैसे होगा, यानी क्वेश्चन भेज दे आप सॉल्व कर दो, तो उससे बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कैलकुलेशंस हैं, तो जब तक मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा दिखेगा नहीं, और मैं हिंट भी दूंगा तो तुम अगर करके देखोगे तभी समझ आएगा आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो या तो एक तरीका कि मैं हिंट दूं तुम सॉल्व करके देखो, दूसरा मैं खुद सॉल्व करूं, ये चीज है। सर हिंट दे दीजिए, ट्राई करेंगे। क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे सीखोगे नहीं, सॉल्यूशन मिल जाएगा तो कितना ही आ जाएगा सॉल्यूशन देख के। हम सीखते हैं प्रोसेस में, किस प्रोसेस में, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जब गलतियां कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस में हम सीखते हैं। सॉल्यूशन देख के हम नहीं सीखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया गया तुम्हें तो उससे तुम सीखते नहीं हो, तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ गया, तुम्हें पता चल गया रट्टा टाइप का हाँ ये है, लेकिन कोई नया क्वेश्चन आएगा सेम पैटर्न का शायद तुम ना सोच पाओ, क्योंकि वो सोचने का जो प्रोसेस है वो तुमने फॉलो नहीं किए, तो डायरेक्टली थोड़ी दिमाग में आएगा क्या करना है एग्जाम में, अगर सॉल्यूशन देख लिए तो ये है। तो यहाँ क्या करना है आपको, y डैश x निकालने हैं, प्रोडक्ट टू लगा के निकालो, y डबल डैश x निकालने हैं, फिर ये जो आएगा इसमें फिर प्रोडक्ट टू लगा के निकालो। अब ये तीनों वैल्यू जो तुम्हें दे रखी है उसमें पुट कर दो, तो उससे क्या होगा, तो उससे एक डिफरेंस, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन y में दे रखी है अब वो v में आ जाएगी, तो कुछ ऐसा बन जाएगा v डबल डैश x प्लस समथिंग, मान लो प्लस a1 टाइम vx v डैश x प्लस a2 टाइम vx, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से मेन चैलेंज होता है क्या आपको ये सॉल्व करना आता है, क्वेश्चन ये है क्या इसमें हम CF निकाल सकते हैं, आता है निकालना CF इसका, यस सर यस। तो बस सॉल्व कीजिए, यही चीज है। और घर पे आप नहीं कर रहे तो एग्जाम में नहीं होगा, मैं उन बच्चों को सीधा सीधा बोलता हूँ, अगर आपके घर पे सॉल्व क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम में भी आपसे नहीं होगा, दैट्स ऑल। सो यू हैव टू लर्न कि अगर एग्जाम में आए तो हम कैसे करेंगे, तो वो प्रैक्टिस घर पे करनी होगी कि घर पे आप पूरा सॉल्व करके देखो क्या आप आंसर तक पहुंच पा रहे हो। अब घर पे आप आंसर तक पहुंच ही नहीं पा रहे तो एग्जाम में कैसे पहुंच जाओगे आंसर तक। तो यू हैव टू लर्न कि जहां जहां इश्यूज हैं, जहां आपके वीकनेस हैं, उस पे वर्क करना पड़ेगा, ये चीज है। तो उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, जो डाउट है, जो हिंट दिया जा रहा है उसको पूरा सॉल्व करके देख लो कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो फिर पूछो जी। यूनिफॉर्म थीटा माइनस हाफ और थीटा प्लस हाफ में सर एमएलएक्स का सर फर्स्ट ऑर्डर प्लस हाफ और nth ऑर्डर में है सर। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आई थिंक जो पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन वही है। देखो इसमें जो अभी है यहाँ पे कि लाइक ये जो क्वेश्चन है कितना सैंपल साइज दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे x1 x2 x8 है,
इट इज यूनिफॉर्म थीटा माइनस हाफ टू थीटा प्लस हाफ। और पूछा है इसका एमएलई बताओ क्या होगा। आप एमएलई पूछना चाह रहे हैं ना? जीरो थीटा में तो nth ऑर्डर होता है। इसका पीडीएफ कितना आएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। है ना? तो यहां से हो गया x, मान लो fx i लिख दो, xi बिटवीन थीटा माइनस हाफ टू थीटा प्लस हाफ। अब जब हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो इसका जॉइंट पीडीएफ है तो 1 ही होगा। अब यहाँ xi का रेंज है, मुझे थीटा का रेंज यहाँ लिखना पड़ेगा। सो थीटा प्लस हाफ मोर देन ईच xi, सो थीटा प्लस हाफ मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम, या थीटा माइनस इक्वलिटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। थीटा माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू ईच xi, तो ये लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ईच xi छोटा है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से छोटा होगा। अब इसका कंबाइंड सॉल्यूशन निकालो तो उसके लिए थीटा देख लो क्या है। तो इसको थोड़ा और अगर हम ब्रेक करें तो आएगा थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ। यहां से आ जाएगा थीटा लेस देन इक्वल टू, यहां से आ जाएगा थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस हाफ। तो ये रेंज आ गया थीटा का। तो यहाँ होगा थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस हाफ प्लस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस हाफ। तो ये है फंक्शन, ये है इसका डोमेन। अब बताओ जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप? और इसमें जो ऑब्जर्व वैल्यू दिया है ना, तो उससे अब एमएलई दो आएगा। नहीं, अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ उनमें से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू देयर? 6 पॉइंट में कुछ है 6.62 6.62। तो 6.62 प्लस 0.5 कितना होगा? 6.6 6 पॉइंट, 6 पॉइंट सर वो हाफ मतलब 0.5 ऐड होगा ना। हाँ बताओ ना, बताओ ना फाइनल। तो 7.1 करके ऐड कर लो एक बार, एग्जैक्ट बताओ मुझे। 7.12 7.12 मैक्सिमम वैल्यू क्या है उनमें से? जो डेटा पॉइंट गिवन उसमें मैक्सिमम क्या है? 7.32। तो 7.32 में हाफ घटाओ, So 7.48 सो 7.32 में minus होगा 0.5 तो आ जाएगा 6.98। यहाँ पे Yes sir. ओ, तो ये तो गड़बड़ कर दिया ना फिर तो। जब ये इंटरवल ऐसा है तो मतलब ये डेटा पॉइंट गलत दिया है, मतलब ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है वो ऐसे नहीं हो सकता ना, क्योंकि इंटरवल तो ऐसे बनने चाहिए थे। अच्छा मैंने गलत तो नहीं लिखा ना, पर चेक कर लो, मैंने गलत लिखा ना, यहाँ मैंने गलत लिखा है। इसको देखो ध्यान से, कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब मान रहा है सही सही लिखा है Yes sir, पहले नहीं nth order आएगा। ना। सब वही तो, सब अंधे हो गए तुम लोग, ध्यान नहीं दे रहे, गलत लिख रहा हूँ, गलत भी सही है, ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, ये आगे वाला तो मैंने यहीं भी गलत लिखा है। सर वहाँ 6.82 आएगा ना। अब देख लो, डिसाइड कर लो। अब नंबर्स का आप बच्चों वाला वो कर रहे हो, अब नंबर वाला बताओ एक बार क्या होगा। अब खुद से बताओ भाई ध्यान से कि मैं इंटरवल क्या लिखूं, तुम लोग डिसाइड करके बता दो कि मैक्सिमम में से हाफ घटाओ। अब दूसरा चेंज होगा, जो मैक्सिमम उसमें हाफ घटाओ, कितना आएगा? 6 पॉइंट कितना आया था? 6.58 6.98 और जो मिनिमम है उसमें 7.12 चलिए ठीक है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है जिसका डोमेन ये है। सो एमएलई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब बताओ थीटा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगी? सर इस इंटरवल में जो भी आएगा
यस। पूरा ही हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए ऑप्शंस में, इस इंटरवल के बीच का हर पॉइंट एमएलई है। सो देयर आर अनकाउंटेबली मेनी एमएलई इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि सिंपली हमें लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना होता है। ये 1 है, फिक्स है, तो ये मैक्सिमम है हर थीटा के लिए, चेंज तो हो नहीं रहा। सो पूरा इंटरवल एमएलई है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। सो इस इंटरवल में जितने भी नंबर होंगे सब एमएलई होंगे। अब बताओ जिनको कंफ्यूजन था वो बताओ। हमने सिर्फ पॉइंट को ले लिया था निकालने हाँ। मैच करना। सो जैसे ही हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, तो किस इंटरवल में लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगी, ये चीज। अब ये सब तो जैम का हमने खूब सॉल्व किए थे, तो ये सब में डाउट तो नहीं आने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस। और अगर डाउट आ रहा मींस आपने सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। पीवाईक्यू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर जैम के पीवाईक्यू में जिन लोगों ने 5 से 10 बार किए होंगे, इस तरह क्वेश्चन चुटकियों पे सॉल्व हो जाएंगे। डाउट तो आने का मतलब ही नहीं है। और डाउट अगर आ रहा है आपने ढंग से किया नहीं है प्रैक्टिस, ये चीज है। चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे बुक से पढ़ने का हो, या हमारा वीडियो देखना हो, या क्लास अटेंड करना हो, आपने ढंग से नहीं किया अगर डाउट आ रहा है तो। सिंपल है, ये सब बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो जैम में खूब आया। इस तरह के क्वेश्चंस पीवाईक्यू में भी आया था, मॉक टेस्ट में भी आया था, असाइनमेंट में भी थे, और तब भी डाउट आ रहा है, दिस इज अ प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So if the correlation coefficient between two variable x and y is 0.6, अब बताओ कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या ही मतलब है इस क्वेश्चन में डाउट आने का, बताओ मुझे। बेसिक फॉर्मूला है, अब आपको नहीं आ रहा, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा। अगर इन क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है तो यू नीड टू इंक्रीज योर लेवल, अदरवाइज एग्जाम में फिर वही रिजल्ट आएगा जो पहले आता था। अगर आप नहीं सीखोगे तो क्या होगा, जैसे पहले मार्क्स आ रहे हैं इस बार भी एग्जाम में वही मार्क्स आएंगे इफ यू डोंट रिमूव योर वीकनेस। अब इस तरह क्वेश्चन में एटलीस्ट गलती तो मत करो, फॉर्मूला लगाओ, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसके लिए 2-3 बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा। एक बार मान लो गलती हो गया तो ये थोड़ी अज्यूम कर लेना नहीं आता है, दोबारा ट्राई करके देखेंगे, दोबारा भी सॉल्व हो जाएगा। ये तो बात हम लोग ट्राई नहीं करते हैं ना। इसमें क्या बताओ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा है मुझे एक्स वाई का, तो इसको मैं अगर ऐसे ब्रेक करूं तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, ये आ गया 0.6। ठीक, या ठीक से लिख लो तो यहाँ कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई सिग्मा, सॉरी यहाँ पे रूट है ना, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। क्या डाउट है बताओ इसमें। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि भाई एक बार फिर से सॉल्व कर लो, ज्यादातर क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे खुद ही कर पाओगे इंस्टेड ऑफ मुझसे सॉल्व करवाना। अभी कोवेरिएंस निकालता हूँ, बाद में कोरिलेशन निकालेंगे, या कोरिलेशन भी निकालोगे, क्या दिक्कत है देख लो। तो इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या ही नया हो जाएगा, बस फॉर्मूला लगाने हमें। अब एक एक करके सबको ब्रेक कर लेंगे, तो इसको इसका ही यूज हो जाएगा। इसको ब्रेक करो, क्या इसको ठोल लो, x बाई 6 प्लस 1, ये है y बाई माइनस 6 प्लस 1। तो कांस्टेंट का कुछ होता है कोवेरिएंस में, क्या आता है? कांस्टेंट को इसमें कोवेरिएंस में जीरो ले लेंगे, और जो वेरिएबल्स जैसे मैं पूछूं अगर x प्लस 1 और कोवेरिएंस ऑफ x प्लस 1 कॉमा y प्लस 2, ये किसके इक्वल आएगा? कोवेरिएंस ऑफ x, y। देख लो बाकी लोग। ठीक है ना? तो जो कोएफिशिएंट, हाँ जो कोएफिशिएंट आएंगे इसमें, जैसे x बाई 6
मुझे राइट है x हाँ। by 6 plus 1 हो जाएगा तो उसको 6 को बाहर ले लेंगे जी बस फॉर्मूला लगाना है। हाँ वो तो जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा होता कोवेरियंस बिटवीन ax प्लस b cx प्लस d, तो ये क्या होगा ac इंटू है ना ac टाइम कोवेरियंस बिटवीन x y। तो ये सब थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं जो एक बार देखना पड़ेगा ना, जब भी जरूरत पड़े बुक खोल लो या कहीं से फॉर्मूला देख लो ऑनलाइन गूगल करके या समाओ बुक खोल के कि क्या फॉर्मूला है इसका, अप्लाई कर दो। यहाँ वेरिएंस में इसका पता ही होगा तुम लोगों को क्या करते हैं, वेरिएंस बाहर निकलता है। कर पाओगे भाई, इनका डाउट्स है यस तो इसमें भी कुछ नहीं है। वेरिएंस ऑफ x प्लस 1 होगा फॉर एग्जांपल, तो वेरिएंस ऑफ x ही रहेगा इस तरह से। अगर मान लो ax है तो a स्क्वायर वेरिएंस ax प्लस b, तो ये सब पता ही है आप लोगों को ऑलरेडी, अप्लाई करो ना। मैंने सॉल्व करते नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद पे, कॉन्फिडेंट रहोगे तो तुम्हें लगेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना, स्पेशली आसान क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट वाला भी हमने कल सॉल्व किया था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n, ये अप्रोक्सीमेटली log n होता है, तो log n कट जाएगा तो an की वैल्यू 1 आ जाएगी लिमिट। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 जो 1/n है, ये log 1 प्लस x का एक्सपेंशन तुम देखोगे उससे कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं log n के इक्वल होता है, ये थ्योरम है। तो ये log n से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो उसका n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो दोनों डाइवर्जेंट है ना, तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर। और क्योंकि हमने वहाँ जहाँ में भी एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट यूज किया था, वहाँ आया था, तो वो एस्टोलस थ्योरम होता है, उससे नॉर्मली आसान से हो जाएगा, माइनस करके जाएगा। हाँ उससे समथिंग माइनस log n टेंस टू वो आता है। बाकी जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके राउट में है वो हमने आज ही सॉल्व किया है, अब पता नहीं आज क्लास में थे कि नहीं थे आप, तो इसका आई थिंक 2 आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा। ये जो ए थीटा और इसका गुप्ता कपूर में इसका ये एग्जांपल है, सॉल्व है, तो इसका आंसर जो आता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ईच एक्स आई आता है, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ए थीटा प्लस सी एक्स वाला। और जो लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो वही है जो पहले बताया हमने, है ना, लास्ट क्वेश्चन यही है, यही वाला है। यस ठीक है, चलिए तो अभी यही स्टॉप करते, जिनका डाउट्स रह गया कल फिर 6 to 9 डाउट क्लास होगी सीयूटी का, उसमें आप जहाँ शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके 75 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, उसमें अगर 70 क्वेश्चन डाउट है 70 का 70 पूछो, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि उससे पहले 70 का 70 क्वेश्चन ट्राई करके आओ, क्योंकि कुछ बच्चे, मैं बहुत सारे बच्चे ऐसा देखता हूँ जो कहीं भी क्वेश्चन, मान लो किसी ग्रुप में आया, 10 व्हाट्सएप ग्रुप में है, कहीं भी क्वेश्चन आया भेज दिए सर को, सर सॉल्व कर दो। अरे उससे क्या फायदा हो जाएगा, सोल्यूशन मुझसे करवा लोगे तो। सीखने का तब है जब तुम खुद सॉल्व करो, मतलब डाउट क्लास का एडवांटेज नहीं लेना है कि उसको गलत फायदा उठाना, बस सर से सॉल्व करवा रहे हैं, तो उससे तुम्हारे दिमाग का कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा सॉल्यूशन करवाने से। डेवलपमेंट तुम्हारे दिमाग का कब होगा, जब तुम खुद सॉल्व करोगे, और जब नहीं आ रहा है तो वो जानने के लिए मुझसे पूछो कि इसमें ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पा रहे हो। सो दैट इज द पॉइंट। सिर्फ सॉल्यूशन लिखने के लिए उससे कुछ नहीं होगा, है ना। और इवन लास्ट क्लास मैंने देखा लास्ट ईयर से, अब जैसे आने वाली इसने इतने डाउट्स पूछती है तो भी कहाँ से रहेंगे, क्या ही फायदा, क्योंकि मेन है हमारा दिमाग डेवलप करना है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू कलेक्ट सॉल्यूशंस, इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न। तो आपको सीखना ज्यादा जरूरी है देन सिर्फ सॉल्व करवाते रहो टीचर से। तो मेन थिंग आपके हेल्प के लिए हूँ, ये नहीं कि सॉल्यूशन इकट्ठा कर रहे हैं, उससे क्या ही हो जाएगा सॉल्यूशन इकट्ठा करके। मेन थिंग सीखने का है, तो इसलिए पहले खुद सॉल्व करके आओ, देन डाउट पूछो। जो मॉक टेस्ट जो लोग दे रहे हैं, फर्स्ट यू सॉल्व मॉक टेस्ट एंड उसके बाद देन आप जो क्वेश्चंस नहीं हुए एक बार फिर से सॉल्व करो, बुक का हेल्प लो, एक लो सीखने में ऐसा क्या है, देन स्टिल सॉल्व नाउ, देन आप मुझसे डिस्कस करो। सिर्फ सॉल्यूशन इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है ना, सीखने की कोशिश करना है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है, यही स्टॉप करते हैं। जो भी सीयूईटी वाले लोग हैं वो लीव कर दो मीटिंग, कल फिर 6 to 9 आपकी क्लास होगी।